ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक नल वेक्टर होगा? कब? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, ठीक है। उसी इंटरवल को दिखाने का तरीका है कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल शेप को डेल्टा। डेल्टा का तो ध्यान से सुनना, वो गया, जब वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा था तो उसमें कितना डिस्टेंस था? 2400। वापस आया 2600। इसका मतलब वो 200 किलोमीटर गाड़ी चला करके आया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अटेंड किया था रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज डील करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डील किए थे। तो चलिए पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो। एंड अगेन, माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो चलिए बच्चों, आप लोग नोट्स बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पहले दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, तब आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो चलिए, लेकिन लास्ट क्लास में एक सवाल मैं और कराना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा सवाल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सवाल है, तो उसे देखिएगा। उसमें कुछ चीजें ना नई आपको मिलेगी, तो मैं उनमें से एक दो चीजों को आपको याद करने के लिए बोलूंगा, जो आपको पूरे फिजिक्स में आगे काम आएगी, बहुत ज्यादा, मैकेनिक्स में तो बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो चलिए, तो देखिए हमारा सवाल कैसा है। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और बी से सी जो ये लाइन है, ये बिल्कुल ही 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल पर है, बी से सी, और उसके बाद है डी। ये डी कोई एक्चुअल रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बस हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना चाहता हूँ। अब सुनिएगा, पार्टिकल ए से बी गया, फिर पार्टिकल बी से सी गया, और उसके बाद वो सीधा डी पे नहीं गया, वो इस तरीके से गया डी पे, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ये है ए से बी 3 मीटर, बी से सी 4 मीटर, और सी से डी 5 मीटर दे रखा है। एक और इंफॉर्मेशन हमें डेटा में दे रखा है, वो क्या है? ध्यान से सुनना। जो सी से डी लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 37 डिग्री का एंगल बना रही है। सवाल सुनिएगा, हमसे पहला सवाल ये पूछा गया है, पहला सवाल कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। पहला सवाल कि जब पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी, तो ए से डी में हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। और दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ए से डी में कितना कवर हुआ है, ठीक है। तो चलिए, डिस्टेंस तो काफी ज्यादा इजी है, डिस्टेंस तो आपने सॉल्व कर भी लिया होगा कि सर ए से बी। तो देखिए, मैं यहाँ डिस्टेंस का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। डिस्टेंस निकालना कोई कठिन काम है ही नहीं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी गया तो पार्टिकल ने कितनी लंबाई चली? 3 मीटर। फिर बी से सी गया, कितनी लंबाई चली? 4 मीटर। फिर सी से डी गया, कितनी लंबाई चली? 5 मीटर। तो 4 3 7 और 5 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में? 12 मीटर आ गया। डिस्टेंस निकालने में कोई खास कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमारा जो मेन काम है हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालने का। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से समझना। अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट को जरा ध्यान से देखोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और देन फाइनल पॉइंट। तो हमें कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है? ए से लेकर के डी तक। तो ए मेरा क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। डी मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, ये हो गया ए हमारा इनिशियल पॉइंट, और डी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। चलिए, अब यहां तक तो क्लैरिटी आ गई। मतलब यहां से यहां तक जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, और शॉर्टेस्ट दूरी दो पॉइंट के बीच में क्या होती है? सीधी ज्वाइनिंग लाइन।
जो लाइन उनको ज्वाइन करते दो पॉइंट को, वही उन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आइए इनको हम ना मिला देते हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाने जा रहा हूँ, नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा। चलो मैं एक अलग फिगर बना देता हूँ, अलग फिगर बना देता हूँ, देखिएगा। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, सी से डी। थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाते हैं। हाँ, सी से डी। हमें जो कैलकुलेट करना है ना, वो करना है ये डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन है वो ए से डी को सीधा सीधा जोड़ रही है। हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, ठीक है, ये 37 डिग्री है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ए पे मान लेता हूं, उसके ओरिजिन को, तो ए हो जाएगा ओरिजिन पे। अब जरा सुनिएगा, ए से बी 3 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी तो 3 मीटर है, ठीक है। अब सुनना, मेरे को ये दूरी और निकालनी है, ये दूरी मेरे को और निकालनी है, ठीक है, ये दूरी मेरे को और निकालनी है। अच्छा, हमें ये 4 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये 4 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले मैं ना ये कोशिश कर, क्योंकि मैंने इस यहाँ पे ओरिजिन मान लिया है, इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया है, तो ओरिजिन से लेकर के फाइनल पॉइंट तक मेरे को जाना है। अब सुनना ध्यान से, ये डायग्राम थोड़ा साफ बनाता हूँ मैं, देखिए। इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, चलो अब परफेक्ट है। चलिए, तो मेरे को पहले ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और ये फाइंड, तो मेरे को x पे दूरी मिल जाएगी उसकी। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालूंगा, यानी कि y पे भी दूरी मिल जाएगी। तो मेरे को x पे कितना दूर है वो ओरिजिन से, और y पे कितना दूर है वो y के ओरिजिन से। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये एक XY प्लेन में पार्टिकल जिसका पोजीशन यहां पर है, और फिर मैं इस लाइन को वेक्टर मान करके इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना एक बेसिक सी चीज, मैं इसको हटा देता हूं डिस्टेंस को। डिस्टेंस का कैलकुलेशन काफी इजी था, मेरे को कराना भी नहीं चाहिए था, बट मैंने करा दिया, ठीक है। अब सुनना, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ना याद रखनी पड़ेगी, वो पूरे फिजिक्स में काम आएगी, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे फिजिक्स में काम आएगी। सुनना ध्यान से, क्या है वो इंफॉर्मेशन। हमारे पास में एक जो ट्राइंगल होता है ना, काफी अच्छा ट्राइंगल होता है, ये याद रखेंगे तो हमारे कई सारे सवाल बनेंगे। ये एंगल है, ये 90 है, ये 37 डिग्री है, इसे 37 डिग्री दिया है। क्यों याद कर रहे हैं हम, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में 37 दिया हुआ रहता है। अच्छा, अगर तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल को मैं ध्यान से देखूं तो ये 90 है, ये 37 है, तो 180 का सम लगा करके कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हैं हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये 53 डिग्री बन जाएगा। अब सुनना, हमें कुछ ना यहाँ पे याद रखना है। अगर कोई मेरे से बोले कि साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है कि साइन 37 तो p/h होता है। अब जरा ध्यान सुनना, ये जो ट्राइंगल है ना, ये काफी फेमस ट्राइंगल है। इस फेमस ट्राइंगल में क्या होता है, जो 37 डिग्री के साथ जो बेस वाला जो साइड होता है, ये हमेशा 3 होता है। लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस हमेशा 5 होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा 4 होता है, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से बोले कि साइन 37 कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी, ये 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करेक्ट है। क्या हमें ये याद रखना है कि इस ट्राइंगल में जिसमें हमारे पास में एक एंगल 37 बनता है, एक एंगल 53 बनता है, तो उसका साइन 37 कितना होता है, p/h। p कितना है हमारे पास में 3, और h कितना है हमारे पास में 5। तो हमें क्या याद रखना है कि साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछे कि cos 37 कितना होगा, cos 37 डिग्री कितना होगा, तो cos 37 कितना होगा, b/h यानी कि 4/5। प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, आप बस ये ट्राइंगल याद रखो, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कि साइन 53 भी दिया हुआ रहता है, 37 नहीं देगा तो 53 देगा, ठीक है। तो साइन 53, अब जब ये एंगल हम लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर 37 दिया हुआ है तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहा, और अगर 53 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है तो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 4/5
5। तो साइन 53 4/5, साइन 37 3/5। ठीक है, ऐसे अगर cos 53 पूछे, cos 53, तो जिसके साथ की साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, जिस एंगल के साथ का साइड होता है। ऊपर देखिए cos 37 में बेस क्या था, 4, क्योंकि 37 के साथ 4 लगा हुआ था। अब 53 के साथ 3 लगा हुआ है, तो बेस कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आप ये ट्रायंगल को याद रखिएगा। अब देखिए अगर मैं इस डायग्राम को सॉल्व करूं तो मेरे को पता है 37 है। अच्छा, ये मेरे को दे रखा है हाइपोटेनस 5। अब सुनना यहां से ध्यान से कि अगर मेरे से कोई साइन 37 मेरे को दे रखा है कितना, 3/5, तो साइन 37 अगर मेरे पास में 3/5 है तो मेरे पास में ये बेस होगा। पहले परपेंडिकुलर के लिए सोचो, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरे पास में, हाइपोटेनस 5 दे रखा है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में साइन 37 डिग्री की डेफिनेशन लगाऊं तो 37 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली लंबाई होगी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं। जो भी चीजें हमें नहीं पता है उनको हम अननोन को वेरिएबल मान करके सवाल में आगे बढ़ते हैं, यही तो हम हमेशा से करते हैं। अब चलिए, तो साइन 37 होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 37 के सामने, x, और बेस हमें फाइंड करना जो कि कितना है, z। ठीक है, 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, तो x बाय z, x बाय 5 होगा ना, ये z नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप एक और चीज यहां पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज करना है, h साइन 37, h साइन 37 ही परपेंडिकुलर होगा। अब h कितना है, 5, तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, 5 साइन 37 कितना होता है, 3/5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट 3 आएगी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इतना छोटा प्रोसेस है। जब आप इनको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा और आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है। अब ठीक है, ऐसे ही 37 के साथ वाली साइड कौन सी है, z। तो z को फाइंड करने के लिए हम लोग साथ वाली साइड के लिए कौन सा एंगल यूज करते हैं, cos यूज करते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं, sin यूज करते हैं। तो बेस निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे, cos यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, cos 37, तो अगर cos 37 लेंगे तो बेस लेंगे ऊपर, इसके न्यूमरेटर में बेस लेंगे। यहाँ पे बेस कितना है, z है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, डेफिनेशन लगा करके देखो, 4/5, तो 4/5 इक्वल्स टू z/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। आधा सवाल हमारा हो चुका है। अब सुनना ध्यान से, ये 4 आ गया। अच्छा, ये साइड कितनी है, जितनी ये साइड है, तो y की वैल्यू भी यहाँ से 4 है। वो डायग्राम थोड़ा सा मैंने नोटेशन बना रखा है ना, यहीं तक ये डायग्राम वो मैंने अलग से दिखा रखा है कि दूरी ये है, बाकी हमें तो ये दूरी फाइंड करनी है ना, यही दूरी फाइंड करनी है। तो जितना ये होगा 4 मीटर उतना ही ये होगा 4 मीटर। तो हमारे पास में y भी कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, z कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, x कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं अभी मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये चलिए मैं ना यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास में ये अगर ओरिजिन है, अगर ये मेरे पास में ओरिजिन है, तो ये दूरी 3, ये दूरी 4, तो ये इसका जो x पूरा होगा, यानी कि D पॉइंट का अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूं तो 3 ये 4 ये यानी कि 7, और y कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो 4 ये 3 ये यानी कि ये भी 7। तो मेरे पास में एक वेक्टर आ गया जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा मेरा। देखिए, ये A पॉइंट है जो कि 0,0 पर है, ये D पॉइंट है जो कि 7,7 पर है। ठीक है, अब जब मेरे पास में इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x में 7, x में कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, y में कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। तो मेरे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये कितना हो जाएगा, 7i कैप प्लस 7j कैप। i कैप क्यों प्लस में i कैप, क्योंकि प्लस एक्सिस पे,
प्लस में y एक्सिस पे तो जे कैप, अगर लेफ्ट होता और डाउनवर्ड होता तो मैं नेगेटिव लेता, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते चीजों को। अगर कोई मेरे से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो बहुत ईजी है हमारे पास, मैंने बताया था दो जितने भी कोफिशिएंट होते हैं आई कैप के आगे जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, जे कैप के आगे जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 49 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारे पास में 98 मीटर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि 14×7 = 98 होता है, दोनों में 7 7 तो हो जाएगा 7√2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर दोनों सेम होते हैं ना तो अंदर बस √2 रहता है, कॉमन ले लिया मैंने 7 का स्क्वायर को, तो 7√2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, डिस्टेंस मैंने पहले निकलवा दिया था, ये हो गया हमारा सवाल। आप लोगों को इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है, सोचना है, क्योंकि इसका डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे सवाल कई बारी आते हैं, मेंस में, एडवांस में, नीट में भी आते हैं, स्कूल लेवल में पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा दिमाग ये चलाता है हमारा सवाल, ठीक है ना। दिमाग ना चला देता है ये सवाल कि हाँ किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट को मानना है। मैंने लास्ट टाइम मैंने सर्कल वाला सवाल कराया था कि ओरिजिन तो हमारे ऊपर है, हम कहीं भी ले सकते हैं जहां से हमें इजीली पड़े, ठीक है, इसको नोट करिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को लेकर के, और उससे क्या क्या रिलेटेड कैलकुलेशंस होती है। सवालों के थ्रू हम चीजों को समझेंगे। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अभी मैंने सीधे आपको बोल दिया कि हमने तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया था, लेकिन सिर्फ इतना नहीं किया था हमने, बल्कि फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस सबको हमने सवालों के थ्रू समझा था कि हम क्यों किसी चीज को स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड से ही दे देता है, ठीक है। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं कि क्या है ये एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी, चलिए एवरेज वेलोसिटी, एक बात मैं आपको ना शुरू में ही बता देता हूं, ध्यान सुनना। देखिए एवरेज कभी भी ना, किसका एवरेज निकाला जाता है, किसका एवरेज निकाला जाता है, किसी चीज का। उस चीज को हम ना मैथमेटिकली, अब थोड़े बड़े हो गए हो, मैथमेटिकली हम उस चीज को बोलते हैं। जैसे आपने अगर एवरेज निकाला तो मीन वैल्यू पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स में, वो भी एवरेज होता है, लेकिन वो डिस्क्रीट डेटा का होता है। यहां पे हम पूरी की पूरी वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है समझेंगे उसे भी। असल में वेलोसिटी दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बाद में पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस, पहले एवरेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसकी पहले डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन क्या कहता है ये, ध्यान सुनना। ये कहता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी बोलता हूं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो W.R.T विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सुनना ध्यान से, जब भी रेट है और किसके रिस्पेक्ट में रेट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको समझो ध्यान से। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक ना रेट है, किसके रिस्पेक्ट में रेट है, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसका रेट है, डिस्प्लेसमेंट का रेट है। सुनना, डिस्प्लेसमेंट का रेट है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब होता है डिवीजन, फिजिक्स में रेट, बल्कि नॉर्मल सेंस में भी रेट का मतलब होता है डिवीजन। हम जब भी किसी का प्राइस पूछते हैं तो हम पर केजी पे पूछते हैं कि पर केजी की क्या कॉस्ट है, तो डिवीजन में ही आ रहा है। अब सुनना, अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं कि रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपल सा याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। मैं आपको, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे तो कोई भी नहीं बताता, ये करने का ना फायदा है, इससे आपको चीजें ना याद हो जाएगी। अगर याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब किसको डिवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां पे हमें एक बात समझ में आ गया, अच्छा जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो देखो VAVG का मतलब क्या है, वेलोसिटी कौन सी वाली, एवरेज वाली, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने वेक्टर बना दिया। कब आती है, तो हम जब डेफिनेशन को बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है कि टाइम से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स।
टाइम से डिवाइड होगा। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया उसको ही बताऊंगा। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सुनना, टाइम को मैंने ऐसा क्यों बनाया। टाइम को मैंने ऐसा इसीलिए बनाया क्योंकि यहां पर जब भी मैं एवरेज निकालता हूं ना, एवरेज इज ऑलवेज फॉर टाइम इंटरवल। ये हमेशा हमेशा दो टाइम गैप के बीच में एग्जिस्ट करता है। दो टाइम गैप होगा, 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड, क्लियरली दिख रहा होगा हमें। 10 सेकंड से लेकर के 12 सेकंड क्लियरली दिख रहा होगा हमें। 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक क्लियरली दिख रहा होगा। एक टाइम गैप के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एवरेज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल लो या फिर टाइम इंटरवल बोल लो, एक ही बात है। अगर मैं एवरेज के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहा हूं तो एवरेज के लिए हमेशा टाइम इंटरवल ही होगा। ठीक है, उसी इंटरवल को दिखाने का तरीका है कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल शेप को डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, शुरुआत होने वाला समय और अंत होने वाला समय। ठीक है, और एस वेक्टर पे तो हम बात करके आ रखे कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। अच्छा, एस वेक्टर अपने आप में, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन होता है। तो एक डेफिनेशन, जब भी स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू बनते हैं तो उस सवाल के लिए इसको भी समझना। तो चेंज इन पोजीशन, मैंने आपको बोला था अगर समय के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा होगा तभी हम उसे मोशन में बोलेंगे, और यहाँ तो वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो मोशन तो हो ही रहा होगा, तो यानी कि चेंज इन पोजीशन हो रहा होगा। दो पोजीशन के गैप को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, दो पोजीशन के बीच का जो चेंज है, दो पोजीशन के बीच का जो चेंज है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको मैंने बोला था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वो चेंज इन पोजीशन के वजह से ही आएगा, और जब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका अगर मैं रेट निकालूंगा टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी आएगा। ये पूरी एक चेन है, आपको समझना पड़ेगा इसे। मेरी बात को दोबारा से रिवाइंड करके सुनिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक डेफिनेशन हमारी ये भी बनेगी, या तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, या फिर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो चेंज इन पोजीशन है, और अगर चेंज इन पोजीशन है तो दो पॉइंट के बीच में मोशन हो रहा होगा, और अगर मोशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, और वो वेलोसिटी टाइम से डिवाइड करने पे आते हैं। और वो टाइम कौन सा होता है, वो टाइम होता है टाइम इंटरवल। वो इंटरवल टाइम कैसे निकालेंगे हम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर। अब चलिए सर, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी अपने आप में क्या है, वेक्टर है। कैसे, हम हमारे लिए सर आसान कर दो, कैसे आसान करते, ध्यान सुनना। एवरेज वेलोसिटी किसकी रेट है, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, सिंपल। ठीक है, अब चलिए, अगर ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव भी होगा, ये जीरो भी होगा। कब जीरो होगा सर, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इससे, जब आईपी और एफपी, मैंने बताया था कि अब मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आईपी और एफपी लिखूंगा। जब आईपी और एफपी, समय के साथ वो वस्तु आगे जा ही नहीं रही है, जहां आईपी है वहीं एफपी है, टाइम बीतते जा रहा है, टाइम इंटरवल होते जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ये वस्तु तो चल ही नहीं रही, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, पॉजिटिव होगा अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा होगा, फिलहाल हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बोला एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये बैक साइड में आ रहा होगा, लेफ्ट में आ रहा होगा, वेस्ट में आ रहा होगा, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, नेगेटिव। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर है। एक और चीज सर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां से तो हम सॉल्व करके मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लेंगे, इसकी डायरेक्शन कहां होगी वो भी बताओ। तो डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग एस वेक्टर। जहां एस वेक्टर है, देखो जिस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ये है वेक्टर, तो यही वेक्टर। जिस डायरेक्शन में डेल्टा एस है उसी डायरेक्शन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें डिस्कशन समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को बार बार रिपीट करके 1 से 2 बार सुनिएगा और सब सवाल करेंगे सीधे, लेकिन उससे पहले एक बार एवरेज स्पीड भी पढ़ लेते हैं। चलिए, हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी,
एस को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो ऑफकोर्स आपको पता भी होगा, मैं तो बस कंप्लीशन के लिए बता रहा हूं कि मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड के बारे में कि सर एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी तो आपने बता दिया, अब एवरेज स्पीड तो जरा समझदार बच्चे को ना समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड होगा क्या। वैसे तो पता भी होगा, लेकिन जिस थॉट प्रोसेस को मैं बिल्ड करना चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भी समझ में आ गया होगा। क्या होता है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सुनिएगा ध्यान से इस बात को, क्या है इसका मतलब। यहां पे डिस्प्लेसमेंट था तो हमारे पास में वेलोसिटी आया, अब यहां पे हमारे पास में डिस्टेंस है तो स्पीड आया। मतलब वो जो पूरा मैंने जो 3-4 सवाल कराए थे कि एक सीधी लाइन पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर से नीचे से जाएगा तो डिस्टेंस होगा, तो जब भी डिस्टेंस के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी, और डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है वेलोसिटी। अब आइए, अब अगेन एवरेज है तो सर एक टाइम इंटरवल होगा, तो अब मैं वो बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो हमारे पास में स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लिया गया है। काफी इजी है। अगेन ये भी मीटर में होता है, ये भी सेकंड में, तो यूनिट दोनों की सेम ही होगी, मीटर पर सेकंड होगी। डिस्टेंस स्केलर है तो एवरेज स्पीड भी कैसी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात है। तो आइए अब सवालों को शुरू करते हैं। इतना ही था इसमें, ठीक है, इतना ही था, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी पे इतना ज्यादा काम किया। अगेन रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम से डिवाइड, वो सब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं है। सवालों के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं, इस पे ध्यान सुनिएगा। हाँ, एक छोटा सा कंक्लूजन और, जिस तरीके से हमारे पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन था, तो अगर मैं डिस्टेंस को d बोल दूं और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को मैं इस तरीके से दिखाऊं, जो कि इसी तरीके से दिखाना चाहिए, तो हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, या फिर इक्वल भी हो सकता है। लेकिन कब होगा इक्वल? मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। टर्निंग बैक नहीं करना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन, लास्ट लेक्चर में मैंने यही आपको बताया था। ठीक है, अब चलिए, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ टाइम इंटरवल तो सेम है, दोनों तरफ टाइम इंटरवल तो बिल्कुल सेम है, तो मेरे पास में d अपॉन में t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना आता है? वो आता है हमारे पास में एवरेज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट भले ही मैग्नीट्यूड की बात हो रही हो तो मैं मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, अपॉन में टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अगेन कई बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में स्टेटमेंट वाइज, कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बीच में ये रिलेशन होता है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में होगा विदाउट टर्निंग बैक में। ठीक उसी तरीके से मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक में, सॉरी, जब विदाउट टर्निंग बैक नहीं हो रहा होगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और जनरल केस में एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में जो रिलेशन है वही दोनों की क्वांटिटी में रिलेशन होगा। बहुत इजी है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब सवालों पे बढ़ते हैं। ये कंक्लूजन था जो कि हमें समझना था। मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करिएगा, पढ़िएगा इसे, इन सभी चीजों को। चलिए अब सवाल करते हैं। देखिए सवाल कैसा है यहाँ पे, उसको समझिए। चलिए ठीक है, देखिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। सवाल सुनिएगा। एक व्यक्ति ए से बी पे गया, ठीक है, वो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड से और वापस आता है 20 मीटर पर सेकेंड से। जाता है वो 30 मीटर पर सेकेंड से, वापस आता है वो 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे पहला सवाल बोला हुआ है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और दूसरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ये दोनों हमसे पूछा हुआ है।
ठीक है, अब सुनिएगा, चलिए मैं करने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो पूरे मोशन के दौरान इनिशियल पॉइंट ए था, वो गया भी और आ भी गया, वो गया भी और आ भी गया। तो क्या इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट है हमारे पास में। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो एक नल वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी समझो, जीरो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक नल वेक्टर होगा, कब, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा वो एक नल वेक्टर होगा। फिलहाल ही वैसे ये मैथमेटिकल टर्म है बट ठीक है, अब समझिएगा। अगर मेरे से फिर कोई पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हमको पता है कि डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, एस अपॉन में टी। ठीक है, अब सुनिएगा, तो एस अपॉन में डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल तो हमें नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया हुआ तो क्या हो गया, कुछ तो होगा। सवाल में दिया नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि टाइम नहीं लगेगा उसे जाने में, टाइम तो लगेगा, दिया नहीं है। लेकिन क्या एस वेक्टर जो हमारे पास में जीरो है, और अगर ये जीरो है तो क्या मैं यहां पर, अच्छा जीरो है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो तो पॉइंट हुआ ना, तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ नहीं है। तो क्या मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ गई है, मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गई है, जीरो आ गई है, 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मेरे से पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरेज स्पीड, अच्छा उतना भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हम बोलने लगे इसकी डायरेक्शन का है, अरे इसकी डायरेक्शन होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी है ना। सुनिए, क्या डिस्टेंस देखेंगे, पूरे मोशन के दौरान डिस्टेंस देखेंगे और पूरे मोशन के दौरान टाइम देखेंगे, बस सिंपल। एक डिस्टेंस निकालना है, एक टाइम निकालना है। सर टाइम तो दिया नहीं है, कोशिश करेंगे ना, क्या पता निकल जाए। मैंने अगर मान लिया कि ए से जो बी जो दूरी है, ए से जो बी दूरी है वो ना डी है, तो मैं डिस्टेंस क्या बोलूंगा, पहले वो ए से बी गया फिर वो बी से ई आ गया, तो जब वो ए से बी गया तो डी चला, डी मीटर चला, और फिर वो बी से ई आया तो फिर से डी मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2d हो गया। अब जब वो डी मीटर चला, किस स्पीड से चला, जाने का टाइम मैंने मान लिया t1, आने का टाइम मैंने मान लिया t2, तो t1 प्लस में t2। अब मेरा ध्यान किस पे, डिस्टेंस तो आ चुका है, बस t1 और t2 की वैल्यू मैं d के फॉर्म में निकाल लूं ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए और हमारा एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर हो गया हमारे पास में 2d, t1 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो t1 की वैल्यू क्या होगी, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है मेरे पास में d, स्पीड क्या है मेरे पास में 30। ठीक ऐसे ही t2 मेरे पास में क्या होगा, t2 है आने वाला टाइम, तो आने वाली दूरी कितनी है d, आने वाली स्पीड कितनी है 20, तो t1 t2 की वैल्यू रख दो, क्या आ गया हमारे पास में d अपॉन 30 d अपॉन 20। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2d तो ऊपर रहेगा, देखिए मैं यहां से d को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देता हूं, 1/30 प्लस 1/20 और d से d कैंसिल। आई होप विजिबल होगा ये, हाँ जी विजिबल। चलिए देखिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ऑफकोर्स एलसीएम लूंगा, तो 30 का एलसीएम 30 का एलसीएम 60 आएगा, तो ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 60 और ऊपर चला गया ये 2 3, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर कितना आ गया ये 2 आ गया। देखिए इसी चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 60 अपॉन 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 हमारे पास में हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बोला था कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल गया और वापस भी आ गया, टर्न बैक हो रहा है ना, इसलिए ज्यादा है। अगर जा करके रुक जाता, सिर्फ यहीं रुक जाता तो यही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आते हैं, ये नहीं आते कुछ और आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसको नोट कर लेना और हर सवाल को पहले खुद से ट्राई करना। चलिए आप लोगों को सीखने में मिल रहा होगा, और अगर कोई डाउट आता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई करने का। ठीक है, और कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मेरे को पता है कई बार मैं प्लस का साइन माइनस का साइन भूल जाता हूँ, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। चलिए दूसरा सवाल कैसा है हमारे पास में, ध्यान सुनना। देखिए दूसरा सवाल ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है।
ज़्यादा अलग नहीं है। एक व्यक्ति है, वो 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, 100 मीटर की दूरी हो गई है। इसको वो कवर करता है V0 मीटर पर सेकंड से, V0 मीटर पर सेकंड से। अब सुनिएगा, टाइम हमें लगता है 5 मीटर पर सेकंड। कहां से कहां तक के लिए? फॉर A टू B तक के लिए, यानी कि A से B तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है? 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें दे रखा है 100, तो हमें पूछा हुआ है कि V0 क्या होगा। सवाल आसान है, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये कर भी दिया होगा आप लोगों ने, अब सॉल्यूशन बस देख लीजिए कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमें पता है कि डिस्टेंस, क्योंकि हमसे V0 पूछा हुआ है। अब जो V0 है तो लोगों को लगता है कि ना सर V0 तो वेलोसिटी है, आपने बोला सवाल में। मोशन होना स्ट्रेट लाइन है, टर्न बैक भी नहीं हो रहा है क्योंकि A से B की बात हो रही है। तो चाहे वो इसको स्पीड बोल ले या फिर इसको वेलोसिटी बोल ले, एक ही तो बात है, कुछ अंतर थोड़ी है। अगर वेलोसिटी बोलेगा तो V0 आई कैप बोलेगा, लेकिन V0 ही स्पीड ही होगी। बस इस चीज को नोटिस करने के लिए मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम भी लग सकता है। किस वाले केस में? मोशन इन 1D में, मोशन इन 1D में। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम तब लग सकता है। अगेन मोशन इन 1D, और वो भी कौन सा वाला? विदाउट टर्न बैक वाला। तो कभी भी आप ना मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक में कंफ्यूज मत हुआ करो। कई बार क्या होगा ना, सवाल में ना स्पीड दे करके डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे और वो सवाल होगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का। तो बस उस माइंड मेकअप के लिए मैंने आपको बताया है कि कंफ्यूज मत होना हो, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, आंसर आपके सेम आएंगे। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 100, और डिस्प्लेसमेंट भी तो 100 है, वो बस कैलकुलेशन मैच कराने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कितना हमारे पास में? 5 सेकंड। वेलोसिटी या स्पीड कितनी हमारे पास में? V0। तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। आपने बहुत बार करे हुए हैं सवाल, लेकिन बस ये थॉट प्रोसेस दिलाने के लिए मैंने एक सवाल बना दिया कि आपको याद रहे, क्योंकि सवालों से हमें चीजें याद रहती है। बनता है इस पे सवाल स्टेटमेंट वाला ही है। कई बार स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो जाती है हमें स्टेटमेंट में कि वेलोसिटी ले कि स्पीड ले, बस उस चीज के लिए किया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं, देखिएगा अगला सवाल कैसे करना है। एक पॉइंट है अगेन ए, अभी ए पॉइंट बी पॉइंट कई बार बस बना देंगे, कार बना देंगे एग्जाम में, हम बस पढ़ने के लिए कि हमें कंसेप्ट समझ में आए। अब ए को बस बोलो कार बोलो, इससे कैलकुलेशन पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। ये है बी। ए पॉइंट से ना एक व्यक्ति निकलता है ऐसे करके, मान लो ए ही निकलता है, ए अपने घर से ऐसे करके निकलता है, बी तक जाता है। तो एट 12 PM पे 12 बजे कोई व्यक्ति निकला ऐसी, ठीक है, 12 बजे कोई व्यक्ति निकला और रीडिंग, अब इस सवाल को ऐसे थोड़ा सा कई बार ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो वर्ड वो लिखते हैं क्वेश्चन में वो मैं लिख रहा हूँ। रीडिंग इन ओडोमीटर या रीडिंग ऑफ ओडोमीटर भी बोल सकते हैं। ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी गाड़ी में? ओडोमीटर होता क्या है? गाड़ी में एक स्पीड दिखाते हैं कि कितना डिस्टेंस गाड़ी चली है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर नहीं, ओडोमीटर। ये दे रखा है कि 2400 किलोमीटर, ठीक है। व्यक्ति गया, जब वो बी पे पहुंचा तो बी पे पहुंचने का टाइम नहीं दे रखा है, बस ये बोल रखा है कि स्टॉपेज या स्टे, रुका फॉर 2 आवर, वो 2 घंटे के लिए रुका। एंड कम बैक एट 4 AM, सुबह 4 बजे वो आ गए, ठीक है। डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर,
ठीक है, अब हमसे बोला हुआ है पहला सवाल एवरेज वेलोसिटी, दूसरा सवाल एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करिए। अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। थोड़ा सा कंफ्यूजन बस इसमें होगा कि स्टॉपेज है, स्टे है, क्या करना है सर इसको लेकर के, सुनिएगा ध्यान से। जो आप सोच रहे हो ना कि सर 12 बजे यहां से निकला, 2 घंटे के लिए यहां पर रुका भी और 4 बजे वो आ भी गया, यानी कि वो पूरा जब डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जो भी चीजें हुई पूरी जर्नी के दौरान उसने 4 घंटे लिए, इसमें से 2 घंटे वो यहाँ रुका, तो 2 घंटे आने जाने में लगाया होगा। अब कई बार ऐसे बोल देंगे कि आने में 2 घंटे, जाने में 2 घंटे, ऐसा हो नहीं सकता। कई बार स्पीड ज़्यादा हो रही हो, आते वक्त कम हो रही हो, लेकिन हमसे तो एवरेज बोला गया है, तो एवरेज में तो इफेक्ट कुछ ऐसा ही आएगा। सुनिएगा, अच्छा इसे 100 मीटर नहीं, जब वो वापस आए, ये नहीं देना, कम बैक एट 4 PM। अब जो फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर दे रखी है हमारे पास में 2600 किलोमीटर। हाँ ये सही है, वो मत देखिएगा, वो सवाल मिस्टेक हो जाता, गलती हो गई थी, वो कुछ और दिमाग में चल रहा था मेरे, सवाल एक्चुअल में ये है। अब मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। वो व्यक्ति गया और आ गया, तो सिंपली हमें यही बोल देना है कि सर एवरेज वेलोसिटी तो सर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जब एक व्यक्ति गया और वापस भी आ गया तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भले ही उसे कितना भी टाइम लग रहा हो, हमें पता है कि 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, तब भी उसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया है। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए बात करते हैं, एवरेज स्पीड के लिए तो ध्यान से सुनना। वो गया, जब वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा था तो उसमें कितना डिस्टेंस था, 2400, वापिस आया 2600, इसका मतलब वो 200 किलोमीटर गाड़ी चला करके आया है। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है। भले उसने गाड़ी बीच में मोड़ी भी होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओडोमीटर ये बताता है कि गाड़ी कितनी चली, उसका पहिया कितना दूरी तक घूमा। ठीक है, 200 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, तो कई बार बच्चे रखेंगे यहाँ पे 2, वो गलत हो जाएगा। एवरेज जब भी कैलकुलेट करना है हमें ओवरऑल टाइम लेना है, भले ही वो रुका हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल टाइम लेना है। तो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखना, सवाल पे रेड पेन से लिखना ऐसे नोट्स को, कई ना इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं उनको रेड पेन से लिखा करो, कि आपका ध्यान जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको दिखेगा। बाकी वो आपका और कोई तरीका भी हो सकता है, इसमें कोई कंपल्सर नहीं है। देखिए नोट क्या करना है कि टाइम ऑफ स्टॉपेज, रुकने का जो टाइम होता है, विल बी कंसिडर फॉर एवरेज स्पीड। जितनी देर वो रुका होगा, और बात एवरेज स्पीड की नहीं, एवरेज वेलोसिटी में भी अगर कल को वो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता, वो रुक जाता, तब भी हम लेते हैं। एवरेज की कैलकुलेशन में वापस अगर नहीं आता, अगर 0 नहीं होता तो कुछ तो होता, तब भी हम 4 घंटे टाइम को लेते हैं। स्टॉपेज के टाइम को एवरेज की कैलकुलेशन में हमेशा इंक्लूड करना है। यहाँ पे हम रखेंगे 4, और अब ये सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बस ये कॉन्सेप्ट मैंने बताने के लिए आपको ये सवाल कराया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमने समझ लिया, अब आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, हम उस पर एक आधा सवाल बीच में कभी करेंगे, मैं भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कई बार क्या होगा ना, सवाल बड़ा होगा, उसमें बीच में एक छोटा सा स्टेप होगा एवरेज वेलोसिटी। तो फिलहाल लर्निंग के लिए मैंने आपको बता दिया, सवाल आते जाएंगे, हम और करते जाएंगे। ठीक है, आगे भी तो बढ़ना है ना, टॉपिक को आगे भी तो बढ़ाना है। चलिए अब हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टार्ट। तो जरा ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है। अगेन वेलोसिटी है तो वेक्टर है, अगेन एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी भी वही होगी। मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, पुरानी चीज़ को पढ़ो, ठीक है ना, उसको वहीं समझ लो। अब उसको बार बार उसी चीज़ को पढ़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो कोई टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कई चीज़ें ना ऐसी होती है कि सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़नी होती है, तो हम उसे वहाँ पढ़ेंगे। और
पुराना जो पढ़ा हुआ होता है उसको भी हम आगे लेकर के आ सकते हैं। तो मैं आपको बस वो बता दूंगा कि हाँ ये सब चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। और जब हम चीजों को आगे बढ़ेंगे और एक बार चैप्टर में और डीपली सवाल करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स में एकमात्र फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है। फिजिक्स और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें पुरानी चीज छूटती नहीं है, वो कंक्लूड होती रहती है। पुराने चैप्टर और अच्छे होते जाएंगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है पर हमें, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में स्ट्रांग होना है। डेफिनेशंस अपने आप हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहली वेलोसिटी के डेफिनेशन को समझाने के लिए कम से कम 15 या 20 मिनट ले लिए, क्योंकि मेरे को उसमें रेट बताना था। अब जब भी रेट आएगा आपके दिमाग में वो बात दोबारा से रिपीट होगी पूरी, और जो कि बहुत जरूरी है। चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, और इसका मतलब क्या होता है एट पर्टिकुलर टाइम। और सर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे इसमें रेट वगैरह, क्योंकि टाइम इंटरवल नहीं होता ना, टाइम इंटरवल नहीं होता। इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होती है, टाइम गैप की बात नहीं हो रही होती। एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी। कोई मेरे से लास्ट सवाल में क्या था कि 0 से लेकर के 20 सेकंड के बीच में मेरे को एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज हो गया, वो टाइम गैप ज्यादा हो गया। मैंने लिखवाया भी था कि टाइम इंटरवल। लेकिन जब भी आपसे ऐसा बोले कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। अब इस एट दैट इंस्टेंट को कई बार बोला जाता है एट पर्टिकुलर टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 15 सेकेंड, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। होता क्या है ना, जो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी है उसी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। जो पढ़ा था उसी को यूज करेंगे हम। तो क्या यूज करेंगे? हमें पता है कि एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा टी है तो उसकी कोई फाइनाइट लेंथ है, लेकिन उसी फाइनाइट लेंथ को मैं बहुत छोटा कर दूं तो क्या वेलोसिटी मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा? जरा ध्यान सुनना, अगर ये मेरे पास में डेल्टा टी टाइम गैप है, अब इस टाइम गैप को मैं बहुत छोटा करता रहूं तो क्या एक पॉइंट पे ही आ जाएगा ये पूरा का पूरा? मैंने इसको और छोटा किया, 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 और छोटा किया। तो ऐसे करते करते क्या मैं एक पर्टिकुलर टाइम टी पे उस वेलोसिटी को बता दूंगा? क्योंकि ये जो टाइम गैप था ये किसका टाइम गैप था? एवरेज वेलोसिटी का। मैंने टाइम गैप को छोटा किया, ये भी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि टाइम गैप छोटा तो है लेकिन है तो टाइम गैप। और छोटा किया टाइम गैप, और छोटा किया छोटा टाइम गैप, और छोटा किया और छोटा टाइम गैप, करते करते एक पॉइंट पे ले आया, बन गया हमारी क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान सुनना, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू ना छोटी होती जा रही है, जीरो नहीं हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है। बहुत छोटा कर दिया हमने, बहुत छोटा कितना कर दिया कि जो डेल्टा टी है ना हमारे पास में, वो हो गया हमारे पास में 10 to 0। इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा टी हमारा होगा 0.0000001, और भी जीरो लगाते जाओ, अनंत तक जीरो लगाते जाओ। आप जितना छोटा टाइम गैप सोच सकते हो ये उससे भी छोटा है, आप उससे भी छोटा समझोगे ये उससे भी छोटा है, मतलब ये सबसे छोटा टाइम गैप है। इतना छोटा टाइम गैप है कि टाइम गैप की लिमिट ही खत्म हो गई है। ठीक है, और वो टाइम गैप एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, और उसी को क्या बोला गया? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पर ही अगर मैं डेल्टा टी की जो लिमिट लूंगा, लिमिट को लिखते हैं एल टी, कई बुक्स में LIM भी लिखते हैं, मैं LT लिखता हूं, मेरे को आदत है इस चीज की। तो डेल्टा टी क्या हो गया? 0। तो जब भी हमारे पास में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, हाँ विजिबल है, ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस डेफिनेशन को याद रखना, क्योंकि आगे चल करके मैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ाऊंगा, वहां भी यही है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां भी यही फंडा लगेगा। तो चलिए ये डेल्टा टी को 10 to 0 करा देते हैं किसमें? एवरेज वेलोसिटी में। और एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास में? अगर मैं इस डेफिनेशन को लगाऊं तो v इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू 0, बी एवरेज क्या होता है, एस अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा ध्यान सुनना, जब भी लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाए तो क्या डिनोमिनेटर 0 हो नहीं रहा है लेकिन 0 की तरफ जा रहा है, और इसी डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं डी बाय डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच का गैप होता है, तो कई बार पोजीशन भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। एक बात समझना ध्यान से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलता है, ऐसी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलता है जो टाइम का फंक्शन हो, तभी तो मैं उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एक्सेलरेशन में, और मैंने इस फंडे को इतना धीरे इसलिए बताया ताकि इसको आप समझो, तो इसको आप बार बार से समझना भी, ठीक है। अब सुनिएगा, इतना हमें समझ में आ गया। सर ये वेलोसिटी हो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो सब बातें, जितनी बातें एवरेज वेलोसिटी पे लगती है वो यहाँ लगती है, बस एक एक्स्ट्रा क्या नॉलेज आ गया है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि उसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। और जैसे ही हम डेल्टा बड़े चेंज पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टाइम डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी चीज टाइम डेरिवेटिव है इसका मतलब वो पहले टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट भले ही हो लेकिन टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। कांस्टेंट है तो इसका मतलब थोड़ी कि फंक्शन नहीं है, अरे वो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब चलिए, अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ना डायरेक्शन को लेकर के, कि इसकी डायरेक्शन सर कहाँ होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इसकी कहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट एक बड़े टाइम गैप के लिए होता है, क्या ये बड़े टाइम गैप के लिए होता है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है एक टाइम गैप के लिए, क्योंकि आर आई से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया तो कुछ टाइम गैप आया होगा। सर यहाँ तो टाइम गैप ही नहीं है, तो यहाँ एस की डायरेक्शन ही नहीं हो पाएगी, ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पर है, तो कहाँ होगा। तो ध्यान सुनना, इसके लिए मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूँ। डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या करेंगे ना, टेंजेंट टू द पाथ ट्रेवल्ड, जो रास्ता वो चल रहा है उस रास्ते पे जिस पॉइंट पे पूछा है हमसे डायरेक्शन, उस पर क्या बना देंगे, टेंजेंट। अभी मैं ड्रॉ करूंगा, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं बाकी चीज को मिटाने जा रहा हूं और हर चीज आपको नोट करनी है, बोर्ड पे जो लिखा है वो आपके पेपर के क्वेश्चन पेपर में होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इसलिए कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, सब कुछ नोट करना है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि टेंजेंट टू द पाथ ट्रेवल्ड। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि अगर कोई वस्तु ऐसे करके चल रही है, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि इस वाले पॉइंट पर सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम है, हाँ है, इस पर टेंजेंट डाल दो, ये इसकी वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगी डायरेक्शन, टेंजेंट खींच दो, वी इंस्टेंटेनियस। यहाँ क्या होगी डायरेक्शन, टेंजेंट खींच दो, वी इंस्टेंटेनियस। क्या बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा अगर मैं यही पूछ लूँ थोड़ी देर के लिए कि सर अगर आपने ये टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, ये टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, दो पॉइंट के बीच का टाइम एक टाइम गैप होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये वी एवरेज है। कब से कब तक, T1 से लेकर के T2 के टाइम गैप के बीच का एवरेज वेलोसिटी। और क्या आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, इसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इसी पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, भले ही पॉइंट का नहीं है वो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का, लेकिन दो अलग अलग चीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना, सर्कल पे भी पूछ लेते हैं, अभी छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं एमसीक्यू वगैरह में, या फिर किसी बड़े सवाल में ऐसा स्टेप यूज हो रहा होगा ये, ठीक है। अब सुनिए, अगर कोई मेरे से पूछे कि पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है, कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब अगर ऐसे जा रहा था तो टेंजेंट क्या होगा, इधर होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, इधर होगा, तो ये भी इंस्टेंटेनियस है,
ये v इंस्टेंटेनियस है, लेकिन यहां से लेकर के यहां के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ये है, सवाल भी हमने किया था। और अगर डिस्प्लेसमेंट ये है तो क्या v एवरेज ये होगा? क्या बात कुछ समझ में आ रही है? चमका क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये दो अलग अलग चीजें, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों की यूनिट सेम है क्योंकि दोनों है तो वेलोसिटी, दोनों वेक्टर है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, इसीलिए तो दोनों को अलग अलग बनाया गया। अगर सेम ही होता तो दोनों को अलग अलग पढ़ते क्यों? ठीक है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग बनाया गया ताकि एक एवरेज वेलोसिटी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक अलग तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। कोई अगर मेरे से पूछे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मेरा दिमाग अपने आप ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आंसर देगा। दो टाइम के बीच में पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस बन ही नहीं सकता, तब मैं एवरेज वेलोसिटी पे ध्यान दूंगा। बात आ रही है समझ में? अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, और मैंने बिल्कुल आपको ऑर्डर में पढ़ाया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आपको ये समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो आगे मत बढ़ना, दोबारा सुनना। समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके बाएं हाथ का खेल होने वाला है, ध्यान सुनना। क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वेलोसिटी समझ में आ गया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत आसान होने वाला है। अगेन स्पीड है डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वही डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना है, लेकिन स्पीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे स्पीड क्या है? 2 से 4 के बीच में नहीं, 0 से 10 के बीच में नहीं, या तो 0 पे स्पीड क्या थी वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, या तो 10 सेकेंड पे स्पीड क्या थी वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों के बीच में हमेशा एवरेज स्पीड ही होगी अगर कोई स्पीड की बात करता है तो ध्यान से सुनना। तो स्पीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब ध्यान सुनना, इसके लिए एक मैं वर्ड बताता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। कुछ भी नहीं करना है। अगर पार्टिकल अगेन ऐसा करके जा रहा है तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, तो बोलूंगा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आई कैप में ये क्या है? v इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर पूछ लूं स्पीड क्या होगी, तो कुछ नहीं बोलना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से डायरेक्शन को हटा दो, जो बच गया क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेलोसिटी में दो ही चीज होती है, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन को हटाओ, मैग्नीट्यूड को लाओ, वही क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड लेना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाली समझ में आ गई है तो स्पीड कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। टिल देन keep smiling, stay healthy, do hard work with happy mind. And my parents and country proud on you, love you all.